आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। 9th के सभी बच्चों को स्वागत है आज की इस क्लास में। पिछले 2 लेसन में हमने प्रश्न बैंक से अध्ययन शुरू किया है। ब्रिज कोर्स की यूनिट पूरी हो चुकी है 8 नंबर की। संख्या पद्धति शुरू कर चुके थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उससे भी हो गए हैं। संख्या पद्धति से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न 1-1 नंबर वाले रहेंगे और 2 प्रश्न ऐसे होंगे अति लघुत्तरी वाले 2-2 नंबर के। तो आइए अति लघुत्तरी प्रश्न का अभ्यास करते हैं जो प्रश्न बैंक में दिए हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न, सरल प्रश्न दिए हैं और इन्हीं से परीक्षा में आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें। आइए देखते हैं। 4 प्रश्न विकल्पी प्रश्न हमने बता दिए थे। 5वें नंबर से शुरू हो रहा है इसमें 2 नंबर वाले प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है 1/√7 ऋण √6। कहता है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। इसमें देख रहे हैं हर में एक अपरिमेय संख्या आ गई है, इसका हमें परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण का मतलब हर में परिमेय संख्या आ जाए। अंश में चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर में परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम कैसे हर को परिवर्तित करते हैं, इसकी प्रक्रिया समझना है। देखिए, इसमें ये करणी संख्या है, 2 पदी करणी है। ये 2 पदी करणी का परिमेयकरण करने के लिए हमें संयोगमी करणी ढूंढनी पड़ती है। अब आपको ये सोचना है कि संयोगमी करणी क्या है। तो संयोगमी करणी बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए एक करणी इस टाइप से है, इसमें 2 पद हैं, एक में √a है, इसमें √b है। तो इसकी संयोगी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच का ये चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यानी इसकी संयुग्मी ये कहलाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ √7 ऋण √6 है, तो इसकी संयुग्मी क्या होगी, प्लस। तो जो संयुग्मी हो उसका आप अंश में और हर में गुणा कर दीजिए। देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर माइनस में होता तो इसकी संयुग्मी क्या बनती, प्लस में। इसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये सेकंड वाले का चिन्ह बदलता है, यानी जो बीच में चिन्ह रहता है वो बदलता है। इसको हम कहते हैं संयुग्मी करणी। तो अंश और हर में हम संयुग्मी करणी का गुणा कर देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए। अब यहाँ तो 1 है, 1 का गुणा इसमें होगा तो वही आ जाएगा, यानी √7 धन √6 आ जाएगा अंश में। हर में देखिए ये 2 पद हैं। एक में है √7 ऋण √6, दूसरे में है √7 धन √6। अब आपको एक सूत्र कई बार बताया गया है। अगर इस तरह से हम 2 पदों का गुणा करते हैं, एक में है a - b, दूसरे में है a + b, तो इसका गुणनफल क्या हो जाता है, a² - b²। कभी कभी इसको हमें इस टाइप से लिखना पड़ता है, कभी कभी इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ता है। तो जैसी आवश्यकता होती है वैसे हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आवश्यकता ये है कि इसको हम इस रूप में लिखें। तो यहाँ देखिए a की जगह क्या है, √7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √7 का वर्ग, ऋण b की जगह क्या है, √6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √6 का वर्ग। अब अंश में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, √7 धन √6 ही आएगा। हर में देखिए √7 का वर्ग क्या होगा, पिछले टर्म में हमने बताया था कि जैसे √3 और √3 का गुणा करते हैं तो 3 आता है। ये यानी √3 का वर्ग ना है, ये
देखिए इसको समझ लीजिए, √3 में √3 का गुणा होता है तो 3 आता है। इसका मतलब है कि √3 का हम वर्ग करते हैं तो 3 आता है। अगर √5 में √5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब √5 का वर्ग क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरह से अगर √7 गुणे √7 है तो इसका मान क्या आएगा? 7 आएगा। √6 गुणे √6 है तो इसका मान क्या आएगा? 6 आएगा। तो ऐसे उदाहरण से आप नियम समझिए, कोई कठिन नियम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर √6 का वर्ग क्या आ जाएगा? 6। अब 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। बटे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका परिमेयकरण हो गया। हर में 1 आ गया मतलब परिमेयकरण हो गया। तो इसको ऐसे कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है घात से। दिया है 1/3⁴ इसको सरल करना है। अब देखिए, हमने एक नियम बताया था इस टाइप से, अगर a/b की घात यम है या यानी कुछ भी है तो देखिए होल घात चढ़ा हुआ है तो ये अंश में भी घात माना जाएगा और हर में भी घात माना जाएगा। यम है तो दोनों में यम आएगा। तो यहाँ पर ऊपर 1 है तो 1 की घात 4 और नीचे क्या है? नीचे यहाँ पर घात के रूप में संख्या है यानी 3 की घात 5, यानी b की जगह है ये पूरी संख्या 3 की घात 5, इसमें घात चढ़ाएंगे आप 4। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा। अब 1 की घात 4, 1 में कोई भी घात चढ़ाएंगे तो उसका मान क्या आता है? 1 आता है। ये ध्यान रखें, 1 में कोई भी घात आप चढ़ाएंगे तो उसका मान 1 ही आएगा। अब यहाँ कौन सा नियम लगाएंगे? घात का एक और नियम हमने बताया था, अगर घात में घात जैसे 1 की घात यम फिर घात यन तो ये क्या हो जाता है? 1 की घात यमयन, यानी घात घात का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 3 की घात 5 और फिर घात 4 है तो यहाँ पर किसका किसका गुणा होगा? 5 और 4 का। तो ये 1/3 की घात 20, ये आपका उत्तर हो जाएगा 1/3 की घात 20। तो इस तरह से इसको कर लें। नेक्स्ट सवाल फिर से करनी से ही है। इसमें 2 पदों का गुणा करना है। पहले कोष्टक में है 5 धन √7, दूसरे में है 3 धन 2 √2। इन दोनों का गुणा करना है। ये 2 पदी है और ये 2 पदी करनी है, इनका गुणा करना है। तो इस स्थिति में गुणा कैसे होता है? इसमें देखिए वितरण नियम से गुणा होता है। 5 का गुणा दोनों में होगा, फिर √7 का गुणा दोनों में होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं? 5 × 3 धन 2 √2, फिर √7 का गुणा करना है तो फिर यही लिखेंगे। ठीक है, √7 × 3 धन 2 √2। अब 5 का गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15 धन 5 दूनी 10 √2। फिर √7 का गुणा होगा 3 में तो 3 √7। देखिए 3 √7 आ जाएगा इसमें और गुणा हो नहीं सकता। और इसमें क्या आएगा? देखिए 2 √7 √2। तो ऐसी स्थिति में हम करणीय राशि का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 √14। अब देखिए 15 और कहीं सजाती पद नहीं है जिसको हम जोड़ें इसमें। ये जो करणी है इसकी सजाती करणी कोई नहीं है, इसकी भी कोई सजाती करणी नहीं है, इसकी भी कोई सजाती करणी नहीं।
इसका मतलब ये सभी पद अलग अलग ही रहेंगे इसमें, और जोड़ने घटाने की क्रिया आगे नहीं होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 लाइन का सवाल है, 2 नंबर का आएगा इस टाइप से अगर आता है तो। आप 5 का गुणा कर दिए दोनों में और फिर √7 का गुणा कर दीजिए दोनों में और बस हो गया, आगे कुछ करने नहीं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद 8वां सवाल जो है ये भी एक परिमेयकरण का सवाल ही है। इसमें कहता है कि इसको सरल कीजिए। इसमें दिया है 5/√3 ऋण √5। तो अब देखिए यहाँ हर में अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो हमको हर का परिमेयकरण करना होगा। तो इसकी संयुग्मी क्या होगी, अभी हमने बताया था कि बीच का चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो किसका गुणा करेंगे, √3 धन √5, ठीक है। यहाँ √3 ऋण √5 था तो हमने √3 धन √5 लिया और अंश में भी और हर में भी गुणा कर दिया, क्योंकि किसी एक संख्या का अगर अंश और हर में गुणा करते हैं तो उससे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें देखिए अंश में 5 है और ये है, तो इसको आप 5 × √3 धन √5 इसका गुणा करना पड़ेगा, और नीचे ये √3 ऋण √5 और √3 धन √5। अब इसमें 5 का गुणा कैसे होगा, 5/√3 धन 5/√5। इसको ऐसा लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी लिखा रहने दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हर में क्या है, a ऋण b a धन b, तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, देख रहे हैं, a का वर्ग यानी √3 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी √5 का वर्ग। तो ये 5√3 धन 5√5 बटे √3 का वर्ग क्या होगा 3, ऋण √5 का वर्ग क्या होगा 5। बस एक लाइन और यहाँ आप ऋण 2 लिख दें, ये आपको उत्तर हो जाए, ठीक है। चूँकि आप 5 का गुणा कर दिए हैं, अगर गुणा ना किए होते तो ये 5/ऋण 2 आता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से आप लिख दें, यही पर्याप्त है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, √3 ऋण √5 इंटू √5 धन √3। अब देखिए ये बहुत छोटी सी इसमें क्रिया है, a माइनस b a प्लस b वाले सूत्र पर आधारित ये प्रश्न है। लेकिन इसमें किया क्या है, थोड़ा सा क्रम बदल दिया है। जैसे इसमें भी अगर √3 पहले हो जाए, √5 बाद में, तब ये बिल्कुल सही हो गया, a माइनस b a प्लस b। तो सिर्फ इसमें जो है इसके पद को हमें चेंज करना है, क्रम बदल देना है। तो ये a माइनस b a प्लस b वाले सूत्र में फंस जाएगा। अब ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो √3 का वर्ग क्या होगा 3, √5 का वर्ग क्या होगा 5, ये 3 ऋण 5 बराबर ऋण 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसको कर लेना है। अगला प्रश्न एक दूसरे सूत्र पर आधारित है, √5 धन √2 का होल वर्ग, इसको सरल करना है। एक सूत्र आपने बीजगणित में ये वाला ज़रूर पढ़ा होगा, इसमें a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, ये आता है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग। तो इसको हम खोलेंगे, ए की जगह है √5 और बी की जगह है √2। तो ए का वर्ग यानी √5 का वर्ग धन 2 गुणे ए गुणे बी धन बी का वर्ग, ठीक है। ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग। अब देखिए √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5। इसमें देखिए √5 √2 तो ये √10 न हो जाएगा, ठीक है। रूट लगाएंगे 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2। अब इसमें देखिए सजाती पद हैं क्या, 5 और 2 ये सजाती पद हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएगा और ये 2 √10। बस अब इससे ज़्यादा और सरल नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा और सरल नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल जो है ये घात पर आधारित है और इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं। इसमें देखिए पहला सवाल दिया है 64 की घात 1/2। अब इसको आप कैसे सरल करेंगे, घात के नियम का प्रयोग करेंगे। देखिए 64 जो संख्या होती है इसको आप 8 × 8 लिख सकते हैं या 8 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1/2 है तो अगर हम वर्ग के रूप में लिखेंगे तो कट जाएगा 2 इसलिए हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्ग और फिर घात 1/2। अब ये वाला जो नियम हमने बताया था, 1 की घात यम की घात यन, ये क्या हो जाता है 1 की घात यमयन, ठीक है। घात पे घात अगर है तो घातों घातों का गुणा हो जाता है। तो इसमें किसका किसका गुणा होगा, 2 का और 1/2 का। ये 2 कट गया, बचा क्या 8 की घात 1। 8 की घात 1 मतलब 8। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसी में जो दूसरा है 32 की घात 2/5। 32 की घात दिया है 2/5। अब 32 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 32 को गुणनखंड करेंगे 32 का, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 तो 2 आते हैं, ठीक है। 32 को आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यानी 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और फिर घात 2/5। फिर वही नियम, घात और घात का गुणा कर देंगे तो ये 5 5 कट जाएगा, बच जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 यानी 2 बार गुणा 2 का तो 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया है, इसी टाइप के सभी सवाल हैं। इसमें 125 की घात 1/3। अब 125 कैसे आता है, देखिए 5 25 पंचे 125 यानी 5 × 5 × 5। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 और फिर घात 1/3। आप फिर यही वाला नियम लगाएंगे तो 5 की घात 3 × 1/3। अब यहाँ भी 3 3 कट गया, 5 की घात 1, 5 की घात 1 मतलब 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी कर लें आराम से। 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, ऐसे ही सरल सरल प्रश्न आएंगे। इसी तरह चौथा दिया है 16 की घात 3/4। 16 की घात दिया है 3/4। अब 16 को घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 4 बार 2 का गुणा करते हैं तो 16 आ जाता है। तो 16 की जगह आप लिख देंगे 2 की घात 4 और फिर घात है 3/4। अब 2 की घात 4 × 3/4, ये घात घात का गुणा हो जाएगा तो ये कट गया 4 4, बचा क्या 2 की घात 3। 2 की घात 3
मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो क्या आ जाएगा 8। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत सरल है, इस टाइप से आप कर लें। इसके बाद घात के नियमों पर ही आधारित कुछ और प्रश्न हैं। बारह नंबर में पहला प्रश्न है 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। अब इसमें कौन सा नियम लगाएं? पहला नियम हमने बताया था a की घात m गुणे a की घात n है, तो क्या हो जाता है, इसमें घात घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या जुड़ेगा? देखिए आधार 2 है दोनों में, तो जुड़ेगा क्या, 2/3 और 1/5। अब 2/3 1/5 को कैसे जोड़ेंगे? ये लघुत्तम लेके देखिए, इसमें 15 लघुत्तम आएगा ना, 3 पचे 15। अब तिर्यक गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 की घात 13/15। बस, इससे ज़्यादा और सरल नहीं कर सकते। 2 की घात 13/15, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी का दिया है 1/3 की घात 3 की घात 7। अब इस टाइप का एक सवाल लगा चुके हैं शुरू में, a/b के रूप में है, तो इसमें अंश में भी 7 घात हो जाएगा और हर में क्या है 3 की घात 3, इसमें भी 7 घात हो जाएगा। अब 1 में घात 7 चढ़ाएंगे तो उसका मान 1 ही आएगा। इसको हमने नियम के रूप में बता दिया कि 1 में कोई भी घात अगर चढ़ी हुई है तो उसका मान 1 ही होगा। और यहाँ पर 3 की घात, ये घात घात का गुणा कर देंगे तो 3 की घात 21, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस 3 लाइन का सवाल है, 2 नंबर का आएगा। और एक और इसमें दिया है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। इसमें आप ध्यान से देखें, दोनों में घात एक ही है लेकिन आधार अलग अलग है। ये इस टाइप का नियम जो एक बताए थे, a की घात m इंटू b की घात m। यहाँ a में घात m है, यहाँ b में घात m है, तो इसका तरीका यह है कि आप a और b का गुणा कर लें और होल घात चढ़ा दें। ठीक है, a और b का गुणा करके होल घात चढ़ा दें m, तो इसमें 7 a की जगह है, 8 b की जगह है, तो 7 गुणे 8, फिर घात 1/2, m की जगह 1/2 है, देख रहे हैं m की जगह क्या है 1/2, तो होल घात 1/2 हो गया। अब 7 8 56, 56 की घात 1/2, बस हल हो गया। इससे ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, तो इस तरह से इनको कर लें। इसके बाद इसमें 2 संख्याओं के बीच एक निश्चित मतलब परिमेय संख्या हमको निकालनी रहती है ना। जैसे इसमें दिया है, कहता है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। हमको 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 5। अब इसको देखिए, एक ट्रिक आपको लिखने की हम बता रहे हैं, ऐसे आप लिख दें। देखिए 1 और 2 के बीच, ठीक है, हमको 1 थोड़ी जगह छोड़ के और 2 के बीच ऐसा कर दें। अब देखिए यहाँ पे कितनी हमको निकालनी है, 5 निकालनी है, तो 5 में 1 जोड़िए, जितनी निकालनी हो उसमें 1
मिला दीजिए, 5 1 कितना हुआ 6। अब यहाँ आप 6 का गुणा कर दें हर में और अंश में, दोनों में। यहाँ भी देख रहे हैं 5 हमको निकालनी थी तो 1 बढ़ा दिए 6। 6 का गुणा हम अंश और हर दोनों में कर रहे हैं, यहाँ भी अंश और हर दोनों में कर रहे हैं। तो ये सवाल क्या बन गया, अब ये 6 कम 6, 6/6 और 6 दूनी 12/6 के बीच, यानी अब ये संख्या परिवर्तित हो गई ना। 1 की जगह क्या आ गया 6/6, 2 की जगह क्या आ गया 12/6। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और 12 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 ही आएगा। सिर्फ इनका रूप बदल गया है। अब हमको कितनी संख्याएं निकालनी हैं, 5 निकालनी। कितनी निकालनी हैं 5। तो 5 संख्याएं क्या हो जाएंगी। अब इसके आगे बढ़ें, 6/6 है तो 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, फिर आ जाएगा आपका 12/6। 5 हो गई। आप हमको 5 निकालनी थी ना, तो ये 5 निकल गई, यही आपका उत्तर हो गया। देखिए 3 लाइन का सवाल है। पहले लाइन में हमको अंश और हर में किसका गुणा करना है ये हमको डिसाइड करना है। जितनी दी रहे उससे 1 ज़्यादा करके 1 जोड़ के और अंश हर में गुणा कर दीजिए। जैसे 5 निकालनी थी तो 5 1 6, 6 का गुणा आप अंश और हर में कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए। तो संख्या ये बदल गई, 6/6 12/6। अब इसके आगे आप ले गए है ना, बीच का मतलब होता है इससे बड़ी और इससे छोटी। तो 6/6 से बड़ी क्या होगी 7/6, फिर उससे बड़ी 8/6, उससे बड़ी 9/6, उससे बड़ी 10/6, उससे बड़ी 11/6, इससे बड़ी फिर 12/6 आ जाएगी। 12/6 को नहीं लेना है ना, दोनों के बीच लेना है। तो इस तरह से आप कर लें इसको। ये सवाल आपका 15वां सवाल है, इसको बता देते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और बताएंगे। इसमें कहता है कि 1/7 और 2/7 के बीच, 1/7 और 2/7 के बीच कहता है कि एक परिमेय संख्या निकालिए, या ऐसा आप लिख दें, मतलब सिर्फ एक ठो निकालनी है, एक का मतलब, ठीक है। तो अभी हमने जैसा बताया इसी नियम का आप प्रयोग करें। 1/7 और 2/7 के बीच, ठीक है। ज़्यादा इसमें भाषण लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने क्या बताया, जितनी निकालनी हो उसमें 1 प्लस करिए, तो 1 निकालनी है तो 1 और प्लस करेंगे तो 1 1 2 न हो गया, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो गया। अब इसमें 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा करिए, इसमें भी 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा करिए, तो ये संख्या क्या बदल जाएगी, ये 2/14 हो गई, और ये क्या हो गई 4/14 हो गई। अब इसके बीच आपको एक ठो निकालना है, तो 2/14 के आगे जाएंगे तो 3/14, 3/14 के बाद 4/14 आ गया, तो ये निकल आया कि नहीं आया, एक ठो तो हमको निकालना है। तो 2/14 के बाद वाली लेंगे उससे बड़ी, तो 3/14, फिर अगली 4/14, देखिए आगे। तो हमको एक ठो निकालनी थी, हमने 3/14 निकाल दी। देखिए 3 लाइन में आ गया। इस तरह से 2 सवाल दिए हैं, दोनों को आप अच्छी तरह से अभ्यास कर लें, दोनों में कोई आएगा तो इन्हीं में से एक आएगा। इसके बाद चौदहवां प्रश्न जो दिया है, कहता है कि दिखाइए कि 0.333 आवर्त ये बराबर 0.3 आवर्त को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 0.3333, देखिए 3 3 आता जा रहा है,
ये अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है, अशांत आवर्ती, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख के हमको बताना है कि कैसे हम लिखेंगे। देखिए इसको हम इस टाइप से भी लिखते हैं, 0.3 जिसकी पुनरावृत्ति होती है, ऊपर बार एक छोटा सा रेखा खंड खींच देते हैं, उसको बार पढ़ा जाता है, यानी 0.3 बार, उसका मतलब है कि 3 की पुनरावृत्ति होगी। तो इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको आप थोड़ा सा समझेंगे, बहुत सरल है। ये आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है। मान लेते हैं कि ये P/Q के बराबर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P/Q बराबर 0.333, ये आता जा रहा है। 2-3 चार्ट लिख दीजिए, फिर डैश कर दीजिए, देख रहे हैं ना। ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इसमें देखिए, जब एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, एक ही अंक की जब पुनरावृत्ति होती है, तो हम 10 का दोनों पक्ष में गुणा करते हैं। तो हम 10 का गुणा इधर कर देंगे, और इसमें जब हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा। देखिए अभी हम यहाँ लिख देते हैं 10 गुणे 0.33, ये इस टाइप से। फिर से इसको एक बार लिख दें, 10 का जब हम गुणा करते हैं तो 0.1 अंक खिसकता है, 100 का गुणा करते हैं तो 2 अंक खिसकता है, 1000 का गुणा करते हैं तो 3 अंक खिसकता है। ये तो सामान्य विशेषता होगी दशमलव की। तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 दशमलव, फिर वही 3 आता जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक आपको ये मिल गया संबंध, और एक संबंध ये मिल गया। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, 10 P/Q बराबर ये 3.333। यहाँ पर क्या है, P/Q बराबर 0.33। अब इसमें क्या करते हैं, 2 में 1 को घटा देते हैं, 2 में समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं। तो देखिए जब घटाएंगे, ध्यान से समझना तो बहुत सरल लगेगा। ये 10 P/Q में P/Q घटेगा तो क्या आएगा, 9 P/Q, ठीक है। जैसे आप 10 यक्ष में 1 यक्ष घटाते हैं तो क्या आता है, 9 यक्ष आता है ना। 10 यक्ष में यक्ष घटाएंगे तो 9 यक्ष आएगा। तो P/Q को थोड़ी देर के लिए यक्ष समझ लें, तो 10 P/Q में P/Q घटा रहे हैं, यानी 1 P/Q। 10 P/Q में 1 P/Q घटाएंगे तो 9 P/Q आएगा। अब इसमें ज़्यादा आपको वहाँ लघुत्तम लेके और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप 10 P/Q में ये P/Q घटा तो 9 P/Q आया। और इसमें राइट साइड में देखिए, इसमें जब आप इसको घटाएंगे तो ये दशमलव के इधर वाली संख्या यही चीज़ है, ये तो घट जाएगी, बचेगा क्या, 3 बच जाएगा। देख रहे हैं, ये दशमलव के पहले जो संख्या है वही बच जाएगी, और इधर वाली ये पूरी कट जाएगी। इसमें जब आप ये घटाएंगे तो ये पूरी घट जाएगी ना, ये तो बचेगा क्या, 3 भर। अब देखिए P/Q बराबर 3/9, ये 9 उधर चला गया, P/Q बराबर 3/9, यही आपका उत्तर हो गया। इसको आप काट के भी लिख सकते हैं, यानी P/Q बराबर काट देंगे तो ये 1/3, ये 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 1/3, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1/3। 1 में आप 3 का भाग देंगे तो ये चीज़ आएगी।
आप इसको चेक कर सकते हैं। 1 में आप 3 का भाग देंगे, देखिए 1 में 3 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9, 1 आया, फिर उतारी आई शून्य, 3 त्रिकाई 9, फिर 1, फिर उतारी आई शून्य, 3 त्रिकाई 9। देख रहे हैं ये, यानी इसके तुल्य भिन्न क्या हुई, या इसके तुल्य परिमेय संख्या क्या हुई, 1/3। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका मान होगा 1/3। तो आपको बस इतना करना है, ये यहाँ से आप यहाँ पहुँच जाएं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो इतने प्रश्न हैं संख्या पद्धति से, और बहुत सीमित प्रश्न हैं, इनका आप अभ्यास करके 6 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। तो इसको बार बार देखिए आप और अभ्यास करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इसका अभ्यास करते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।